हेलो स्टूडेंट, तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं जो है पृष्ठ रसायन। अब इस चैप्टर का जो हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम देखने वाले हैं। याद रखेंगे, हम उन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताएंगे जो 2026 के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जितने भी स्टूडेंट अपने बोर्ड एग्जाम के प्रति सीरियस हैं वो इस वीडियो को अंत तक देखें और जो भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट हैं उन सभी को आप तैयार कर लें, ठीक है ना। चलिए जी, अब एक एक करके हम बताएंगे, ध्यानपूर्वक आप समझेंगे। देखिए, हम पृष्ठ रसायन चैप्टर पढ़ रहे हैं, टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं इस चैप्टर का, क्लास 12th केमिस्ट्री। चलिए जी, तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे पहले तो मैं कलर थोड़ा सा चूज कर लूँ, आई थिंक बेटर रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रेडलिक के अधिशोषण समताप के अनुसार, देखिए फ्रेडलिक ने अधिशोषण समताप के लिए एक समीकरण दिया था और वो समीकरण क्या था, अगर आपको याद होगा तो वो समीकरण आपका x/m = k/p⁴ था। तो ये हमारा जो पहला ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। किसने दिया था? फ्रेडलिक के अधिशोषण समताप के लिए एक समीकरण इन्होंने दिया था, ठीक है ना। दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है दूसरा कि 298 केल्विन ताप पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का अधिक आयतन, मतलब सबसे अधिक आयतन अवशोषित और अधिशोषित होगा। यहाँ पे हमसे कह रहा है, ध्यान से अगर समझे तो कह रहे हैं 298 केल्विन ताप पर 1 ग्राम चारकोल यहाँ पे लिया गया है। चारकोल मतलब जो हम कह सकते हैं कि जो पहले ब्लैक बोर्ड होता था तो ब्लैक बोर्ड पर हम चौक से लिखते थे ना, वही है चारकोल चौक, ठीक है ना। तो चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिक आयतन क्या होता है? अधिशोषित होता है। मतलब जो चारकोल है ना, ये जो चारकोल है हमारे पास, इस चारकोल पर सबसे अधिक किस गैस का आयतन अधिशोषित होगा, मतलब चिपकेंगे इसके सतह पर। कौन है जी? हाइड्रोजन है या CH4 है या CO2 है या NH3 है। तो याद रखेंगे जो NH3 होता है ना, ये सबसे अधिक क्या होता है? चारकोल पर क्या होता है? अधिशोषित होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये CH3 यहाँ पे अमोनिया है, ठीक है ना। एमीन, हाँ एमीन हो जाए। निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कोलाइडीय विलयन का शोधन किया जाता है? मतलब कह रहा है निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कोलाइडीय विलयन का शोधन किया जाता है। कौन सा विधि है जी? पेप्टिकरण है, अस्कंदन है, अपोहन है या फ्लोकुलेशन है। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि द्वारा क्या किया जाता है? कोलाइडीय विलयन का शोधन किया जाता है। तो अपोहन द्वारा, अपोहन विधि द्वारा हम क्या करते हैं? कोलाइडीय विलयन का शोधन करते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूध है, दूध क्या है जी? जल में परिक्षिप्त वसा है या वसा में परिक्षिप्त जल है या तेल में परिक्षिप्त वसा है या तेल में परिक्षिप्त जल है। तो याद रखेंगे जो दूध है ना वो जल में परिक्षिप्त वसा है। क्या है जी? क्या है? जल में परिक्षेपित वसा है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि फिटकरी गंदे पानी को शुद्ध करता है। फिटकरी जो है वो गंदे पानी को शुद्ध करता है किस विधि द्वारा? अपोहन द्वारा या अवशोषण द्वारा, अस्कंदन द्वारा या वाष्पित विलयन बनाकर। तो याद रखेंगे जो फिटकरी है ना वो गंदे पानी को किस प्रकार शुद्ध करता है? अस्कंदित करके। किस करके? क्या करके जी? अस्कंदित करके। तो ये ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अस्कंदित कर देता है जो फिटकरी होता है, ठीक है ना, जितनी भी वहां पे गंदगी रहती है। अगला कह रहा है किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषित की मात्रा निर्भर करती है। मतलब कोई भी गैस है, गैसों की ठोस की सतह पर अधिशोषण की मात्रा जो है ना वो निर्भर करती है गैस के ताप पर, गैस के दाब पर, गैस की प्रकृति पर या इनमें से सभी पर। तो याद रखें, कह रहा है कि गैसों की ठोस की सतह पर अधिशोषित, मतलब कोई भी ठोस सतह है
ठीक है ना, उस पर गैस कितना क्या होगा, अधिशोषित होगा, मतलब चिपकेगा। ये किस पर निर्भर करेगा, तो सबसे पहले गैस के ताप पर निर्भर करेगा। हाँ जी बिल्कुल, ताप पर निर्भर करेगा। ठीक है, जितना हम अगर ताप बहुत अधिक भी हो जाएगा ना तब भी गैस अधिक अधिशोषित नहीं होगा, इसलिए गैस के ताप पर तो निर्भर करता है। गैस जो है वो कितना ठोस पर चिपकेगा, अधिशोषित होगा। अगला कह रहा है गैस के दाब पर। हाँ जी, गैस के दाब पर भी भैया निर्भर करता है, गैसों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तीनों ऑप्शन सही, तो इनमें से सभी पर, तो ये हमारा अंतिम, ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये सभी पर निर्भर करते हैं, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, कोलाइडीय कणों का आकार निम्नलिखित में से किनके बीच होता है, तो यहाँ पे याद रखें कोलाइडीय जो कण है, कोलाइडीय कण, इनका जो आकार होता है वो 10⁻⁵ से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। तो ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि रासायनिक अधिशोषण की दर, रासायनिक अधिशोषण की जो वेग है या दर है वो दाब बढ़ाने पर घटती है। देखिए, रासायनिक अधिशोषण की जो दर है दाब बढ़ाने पर बढ़ती है तो घटती है, यहाँ पे कह दिया, तो ये नहीं होगा। दाब पर निर्भर नहीं करता है, ऐसा तो है नहीं, दाब पर निर्भर करता है जी। ठीक है ना। अगला करें, एक वायुमंडलीय दाब पर अधिकतम होती है, नहीं जी ये भी नहीं होगा हमारा। दाब बढ़ाने पर बढ़ती है, देखिए यहाँ पे दाब बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी, तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि यदि हम दाब बढ़ाते हैं तो क्या होगा, रासायनिक अधिशोषण की जो दर है वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 9th नंबर कि दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है, पायस का, निलंबन का या विलयन का, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा हमेशा दूध जो है ना वो पायस का ही क्या होता है, एग्जाम्पल होता है, उदाहरण होता है। दूध क्या है, एक पायस है। अगला आता है टिंडल प्रभाव पाया जाता है विलयन में या अवक्षेप में या सॉल में या वाष्पन में। तो याद रखेंगे जो टिंडल प्रभाव होता है ना वो विलयन में नहीं पाया जाता, अवक्षेप में भी नहीं पाया जाता है, जो सॉल होते हैं ना, सॉल इसमें पाया जाता है जी टिंडल प्रभाव, वाष्पन में भी नहीं पाया जाता। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आता है रासायनिक अधिशोषण में कितने परत होते हैं। याद रखेंगे रासायनिक अधिशोषण है ना, इसमें याद रखेंगे एक ही परत होता है। रासायनिक अधिशोषण में एक केवल क्या होता है, एक ही परत होता है। स्क्रीनशॉट आप ले लें, 1 मिनट। हाँ जी चलिए, अच्छी वीडियो बन रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 12th नंबर कि भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है। भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती है, मतलब निकलती है। कितना निकलती है, तो यहाँ पे बताया गया, कह रहा है कि किलो जूल प्रति मोल, मतलब एक मोल में कितने किलो जूल निकलेंगे। तो 20 से 40 किलो जूल निकलेंगे या 40 से 60 या 60 से 80 या 40 से 400। तो याद रखेंगे कि प्रत्येक मोल में कितना, 20 से 40 किलो जूल क्या होती है, ऊष्मा निकलती है। किसमें, भौतिक अधिशोषण में। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आता है किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, जो देखिए उत्प्रेरक का काम क्या है जी, कि अभिक्रिया को वेग को या तो बढ़ा देगा या घटा देगा। तो अभिक्रिया के वेग को कम कर देता है, बिल्कुल सही बात है, कम तो कर ही सकता है, और अभिक्रिया को वेग को बढ़ा भी सकता है, बिल्कुल ये भी सही है। अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता और घटाता है। तो देखिए यही हमारा करेक्ट हो जाएगा कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी देता है और घटा भी देता है। ठीक है, मतलब कम भी कर देगा और बढ़ा भी देगा। तो ये दोनों ऑप्शन इसमें आ जा रहे हैं, तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट अगला आता है रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, बहुलीकरण, या इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है, तो याद रखेंगे रासायनिक अधिशोषण एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होते हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब समझ रहे हैं ना, हमेशा केवल एक ही दिशा में चलेगा, उसे हम क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दूध से दही तो बना दिए, अब चाहे आप दही से फिर से दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते, तो वही केवल आगे की दिशा में चलता है, दूध से दही बन जाएगा, इस प्रकार की अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब जो आगे भी चले और फिर से ये पीछे भी चल सकता है, समझ रहे हैं। जैसे कि
मान लेते हैं जैसे कि बर्फ है, तो बर्फ से आपने पानी बना दिया, अब पानी से फिर से चाहे तो आप बर्फ बना सकते हैं ना, तो वो कौन सी क्रिया हो गई? उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो गई। तो रासायनिक अधिशोषण एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है, केवल आगे की दिशा में चलने वाली अभिक्रिया होती है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आता है, निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता? मतलब किसमें नहीं पाया जाता ये हमसे पूछा जा रहा है। चीनी के घोल में, सोने के कोलाइडीय घोल में, स्पंज में, इमल्सन में। याद रखेंगे कि सबसे पहले किसमें पाया जाता है ये आप याद रखेंगे। सोने के जो कोलाइडीय घोल होते हैं ना उसमें पाया जाता है, तो इसमें नहीं पाया जाता, टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता, तो इसमें पाया जाता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। इस जो सस्पेंशन है ना इसमें भी पाया, मतलब टिंडल प्रभाव पाया जाता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। इमल्सन में भी पाया जाता है टिंडल प्रभाव, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या बच गया? चीनी का घोल। चीनी के घोल में क्या टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता। चीनी के जगह पर शर्करा या शक्कर भी, शर्करा लिख सकता है, तो उससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि शर्करा का घोल है, तो वो भी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना। एक और बात याद रखेंगे, टिंडल प्रभाव किसमें और पाया जाता है, तो एक और मैं बता दे रहा हूं, जो सॉल होते हैं ना, सॉल में ना, सॉल में क्या पाया जाता है? टिंडल प्रभाव पाए जाते हैं, बट इसमें नहीं पाए जाते। कौन है? तो चीनी का घोल है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, किस गैस का अधिशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? अधिशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है किस गैस का? तो यहाँ पे याद रखेंगे CO का, या NH3 का, या NCl3 का, या H2 का। तो यहाँ पे कह रहा है कि किस गैस का अधिशोषण चारकोल पर सबसे अधिक होता है। ये हमने कहा ना कि चारकोल मतलब क्या होता है कि जो चौक है, चौक हम पहले लिखते हैं ना व्हाइट और ब्लैक बोर्ड पे चौक, तो इसमें कह रहा है कि कौन सा ऐसा गैस है जो अधिशोषित होता है, ज़्यादातर इस पर चिपकेगा, अधिशोषित होगा, तो वो कौन होगा जी? NH3 होगा। ये अभी हमने बहुत पहले ही बताया था कि अभी चौक का एग्जांपल दिया था हमने, तो वही तो सेम टू सेम क्वेश्चन घुमा कर पूछा गया है कि जो गैस है वो चारकोल पर सबसे अधिक कौन अधिशोषित होगा, चिपकेगा, तो वो NH3 है। ठीक है ना। अगला है, उत्प्रेरक एक वस्तु है जो, उत्प्रेरक एक वस्तु है जो क्या करता है? एक उत्पाद में साम्यावस्था सांद्रण को बढ़ा देता है। ना जी, बिल्कुल नहीं। प्रतिक्रिया, मतलब प्रतिक्रिया को ही अभिकारक कहते हैं, तो प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिक्रिया को अभिक्रिया कहते हैं ना, तो अभिक्रिया में साम्यावस्था स्थिरांक में परिवर्तित कर देता है। ना जी ना, साम्यावस्था स्थिरांक को कैसे परिवर्तित करेगा उत्प्रेरक? साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। हाँ जी हाँ जी, ये हमारा सही लग रहा है, प्रतिक्रिया में ऊर्जा प्रदान करता है ना। ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि साम्य अवस्था प्राप्त करने के लिए करने के समय को कम कर देता है, मतलब साम्य अवस्था प्राप्त करने के लिए समय को क्या कर देता है? समय के मान को कम कर देता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला आता है, निम्न में कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है? यहाँ पे कह रहा है लायोफिलिक कोलाइड नहीं है पूछा गया है। दूध है, गोंद है, या कुहासा है, या रक्त है? लायोफिलिक कोलाइड कौन नहीं है? तो दूध है ना, ये लायोफिलिक कोलाइड है, तो ये तो होगा नहीं। गोंद भी एक लायोफिलिक कोलाइड है, ये भी नहीं होगा। रक्त भी लायोफिलिक कोलाइड है, ये भी नहीं होगा। मतलब कुहासा एक लायोफिलिक कोलाइड नहीं है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र के प्रवाह से कोलाइडीय कणों का गमन कहलाता है। विद्युत क्षेत्र के प्रवाह से कोलाइडीय कणों का गमन मतलब कोलाइडीय कणों की गति कहलाता है। अपोहन कहलाता है, टिंडल कहलाता है, या पायस कहलाता है, या विद्युत कण संचलन। तो याद रखेंगे, विद्युत क्षेत्र के प्रवाह में कोलाइडीय कणों की जो गति जो है ना, कोलाइडीय कणों की गति, वो विद्युत कण संचलन कहलाती है। क्या कहलाता है जी? विद्युत कण संचलन। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, सभी को याद रखेंगे दोस्त, सब इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला कह रहा है, कोलाइडीय विलयन की कौन सी अवस्था कुहासे में होती है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कुहासे, कौन सी कोलाइडीय विलयन में से कौन सी अवस्था कुहासे में होती है? कौन कौन सी अवस्था में पदार्थ होंगे जी? तो गैस का गैस में परिक्षेपण होगा, या गैस का ठोस में परिचय पर होगा, या ठोस का ठोस में परिक्षेपण पर होगा, या गैस का द्रव में परिचय पर होगा। तो यहाँ पे याद रखेंगे, गैस का ना द्रव में परिचय पर होगा या परिक्षेपण पर होगा।
ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए कुहासा ना कैसे बनता है, तो गैस होते हैं उसमें, ठीक है ना, और द्रव मात्रा में द्रव होते हैं। गैस भी जो होते हैं ना वो भी कुछ प्रकार के लिक्विड जैसे ही गैस होते हैं और द्रव उसमें होते हैं। जैसे कि आप कुहासे में अगर चलेंगे तो देखेंगे आपके कुहासे पर अगर चेहरे पे पड़ रहे हैं तो वहाँ उसको अगर आप इस तरीके से मसलेंगे ना तो आप देखेंगे पानी भी उसमें रहेगा, ठीक है ना। तो गैस भी होती है और पानी भी होती है। अगला आता है जो पदार्थ जल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देते हैं कहलाते हैं। देखिए पृष्ठीय तनाव को जो कम कर देता है वो उत्प्रेरक ही कहलाता है। वो क्या कहलाता है? उत्प्रेरक ही है जो पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला आता है अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा कहलाती है। यहाँ पे अधिशोषण में जो मुक्त ऊर्जा है वो क्या कहलाती है? गिब्स मुक्त ऊर्जा या अंतर्निहित ऊर्जा, अधिशोषण ऊर्जा या गतिज ऊर्जा। तो अधिशोषण से जो मुक्त ऊर्जा होगी उसे हम क्या कहेंगे? अधिशोषण ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अधिशोषण ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, अधिशोषण की जो प्रक्रिया है वो उष्माशोषी है या पृष्ठीय घटना है या ऑक्सीकरण है या अवकरण है। तो अधिशोषण की जो क्रिया है ना ये एक पृष्ठीय क्या है? पृष्ठीय घटना होती है, ठीक है ना, पृष्ठीय घटना होती है। तो इसीलिए ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है? तो साबुन जो है वो ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है? अधिशोषण से, इमल्सीकरण से, स्कंदन से या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता चल क्या होगा? इमल्सीकरण के द्वारा साबुन जो है वो ग्रीस को बाहर निकालता है। अगला आता है कोलाइडियल सॉल है। कोलाइडियल सॉल क्या है? वास्तविक विलयन, निलंबित विलयन, विसमांगी विलयन या समांगी विलयन। कोलाइडियल जो सॉल है ना ये एक प्रकार का विसमांगीय सॉल होता है। कौन सा सॉल होता है जी? विसमांगीय सॉल होता है। दिखाई तो समांगीय जैसा देगा परंतु होता क्या है? विसमांगीय सॉल होता है। अगला आता है निम्न में से द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण है। द्रव स्नेही यहाँ पे कह रहे हैं द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण है। स्वर्ण है या गंधक है या कोयला है या जिलेटिन है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि जो जिलेटिन है ना ये कौन सा है? द्रव स्नेही कोलाइड का क्या है? एग्जाम्पल है या उदाहरण है। ऑप्शन डी। 27 नंबर क्वेश्चन आता है भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है। भौतिक अधिशोषण की क्रिया कक्ष ताप पर होती है, उच्च ताप पर, किसी भी ताप पर या अति निम्न ताप पर। तो याद रखेंगे भौतिक अधिशोषण की जो प्रक्रिया होती है, क्रिया होती है वो कक्ष ताप पर होती है। कक्ष मतलब रूम टेम्परेचर पे होती है और रूम का टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हो सकता है ऐसे लिख दे 25 डिग्री सेल्सियस, तो वो ही आप करेक्ट करेंगे। निम्न में से धन आवेशित सॉल का उदाहरण है। क्या रहा है? धन आवेशित सॉल का उदाहरण हमसे पूछा जा रहा है। स्वर्ण है, जेलिटिन है या FeOH का होल 3 है या हमारा AS2S3 है। तो याद रखेंगे धन आवेशित सॉल का उदाहरण जो है ना वो जिलेटिन ही है। क्या है जी? जिलेटिन। अगला आता है उत्प्रेरक की व्याख्या सबसे पहले करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो वर्जिलियस थे जी, वर्जिलियस उत्प्रेरक का। तो वर्जिलियस यहाँ पे हमारा ऑप्शन वर्जिलियस है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वर्जिलियस ने ही सबसे पहले उत्प्रेरक के बारे में बताया था। अगला आता है शीत कक्ष। शीत कक्ष प्रक्रम में प्रयुक्त उत्प्रेरक होता है। तो शीत कक्ष में कौन सा उत्प्रेरक होता है जी? जो शीत कक्ष का मतलब जहाँ पर कोई भी पदार्थ है उसको ठंडा किया जाता है वही ना शीत कक्ष है जी। तो उसमें कौन सा उत्प्रेरक होता है? N2O होता है। N2O उत्प्रेरक होता है। अगला हमारा आता है 31 नंबर क्वेश्चन द्रव स्नेही कोलाइड के अस्थायित्व का मुख्य कारण है। द्रव स्नेही कोलाइड के अस्थायित्व का, स्टेबिलिटी का मुख्य कारण क्या है? आकार, आवेश, घनत्व या द्रवीकरण। तो याद रखेंगे इसके अस्थायित्व का मुख्य कारण है वो आवेश है। आवेश के कारण ये क्या होती है? आवेशित होती क्या होती है? अस्थायित्व होती है। रक्त पर आवेश पाया जाता है। रक्त मतलब जो हमारी ब्लड होती है, खून होती है, उस पर ऋणात्मक आवेश होता है। कौन आवेश होता है जी? ऋणात्मक आवेश होता है। ये भी आप याद रखेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव संभव नहीं है?
तो संभव किसमें, निलंबन में तो टिंडा प्रभाव संभव है, तो ये नहीं होगा। पायस में भी संभव है, ये भी नहीं होगा। स्वर्ण जवाल में भी संभव है, ये भी नहीं होगा। सॉल्व में तो संभव होते हैं ना, ये नहीं होगा। शर्करा विलयन, शर्करा मतलब है, हमने कहा ना कि चीनी का जो घोल होता है उसमें टिंडल प्रभाव नहीं हो पाता है, तो शर्करा मतलब चीनी का ही विलयन है, तो उसमें नहीं हो पाएगा, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि यूरिएज उदाहरण है। यूरिएज किसका उदाहरण है जी, तो एक एंजाइम का उदाहरण होता है। यूरिएज एक एंजाइम का उदाहरण होता है। अगला आता है तेल और पानी के संयोग से बनने वाले कोलाइडीय विलयन कहलाते हैं। देखिए तेल और पानी से जो बनने वाले कोलाइडीय विलयन होते हैं वो इमल्सन कहलाते हैं, इमल्सन, ठीक है ना। अगला हमारा आता है अपमार्जक। अपमार्जक को कहा जाता है, अपमार्जक को क्या कहा जाता है जी, तो याद रखेंगे कोलाइड कहा जाता है। अपमार्जक को कोलाइड कहा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है निम्नलिखित में से कौन कोलाइडियल घोल नहीं है। कोलाइडियल घोल नहीं है, दूध है, जल है, दूध है, गोंद है या धुआं है। तो यहाँ पे याद रखेंगे दूध एक कोलाइडीय घोल है, ये भी नहीं होगा। गोंद भी कोलाइडीय घोल है, ये भी नहीं होगा। धुआं भी है। यहाँ पे ये जो है ना जल, ये कोलाइडीय घोल नहीं है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला आता है जातव झिल्ली। जातव झिल्ली को हम क्या कहते हैं जी, अर्धपारगम्य झिल्ली भी हम कहते हैं। तो जातव झिल्ली से छन जाने वाले विलयन कहलाते हैं। तो जातव झिल्ली से जो छन जाते हैं ना वो समांगीय विलयन कहलाते हैं, या समांगीय मिश्रण भी हम कह सकते हैं कहलाते हैं, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला आता है तेल को वसा में बदलने में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, ठीक है ना। बदलने हेतु प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन है, तो याद रखेंगे तेल को वसा में बदलने वाले जो है ना वो निकिल होता है जी, निकिल, यही बदलता है उत्प्रेरक। अगला आता है अगला हमसे कह रहा है कि अम्ल शुद्धकृत करता है कीचड़ युक्त जल को। वो कौन करता है, अम्ल शुद्धकृत करता है कीचड़ युक्त जल को, तो याद रखेंगे को एगुलेशन द्वारा, ठीक है ना, इंग्लिश शब्द है जी। तो ये हमारा अभी तक हमने कितना 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। तो फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। इस चैप्टर का मात्र आपको 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करना है, जो कि हमने इस वीडियो में कराने का प्रयास किए हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिला होगा। अदरवाइज वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हम कंसिस्टेंट आपको सभी वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे, चैप्टर वाइज, सब्जेक्टिव की भी, ऑब्जेक्टिव का भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब्जेक्टिव का लिंक, ऑब्जेक्टिव का लिंक हमने प्रोवाइड कर दिया है। केमिस्ट्री का भी और फिजिक्स का, दोनों का हमने प्रोवाइड कर दिया है। वहां से अपनी पढ़ाई कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएंगे और इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। हाँ, एक आवश्यक बात, यदि आप बिहार बोर्ड की स्टूडेंट हैं और सीरियस हैं अपने बोर्ड एग्जाम के प्रति, तो मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स की और प्लस आपको केमिस्ट्री का, ठीक है ना, इन दोनों का कंप्लीट आपको सभी, सबसे पहली बात फिजिक्स में आपको इतना पता है कि फिजिक्स में आपके टोटल 15 चैप्टर हैं और केमिस्ट्री में टोटल 16 चैप्टर, मतलब इन दोनों को ऐड करें तो 31 चैप्टर हो रहे हैं। इन 31 चैप्टरों का चैप्टर वाइज सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट आपके सब्जेक्टिव हैं, इंपॉर्टेंट जितने भी आपके सब्जेक्टिव आपके होंगे, 31 चैप्टरों का चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्टिव हम आपको देंगे चैप्टर वाइज। फिर से इंपॉर्टेंट जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होंगे, उनको भी 31 चैप्टरों का आपको दिया जाएगा। इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं, मैं 100% कह रहा हूं कि आपका 90 to 95% आप बिल्कुल ला देंगे। तो यदि आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो ये नोट्स को आप ले सकते हैं। ओनली 199 में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों दिया जा रहा है। आप सोच रहे हैं 31 चैप्टरों का और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, 31 चैप्टर का और पहले 31 चैप्टर का सब्जेक्टिव दिया जाएगा, फिर 31 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, मतलब 62 चैप्टर हो रहे हैं और ये ओनली हम 199 में दे रहे हैं। तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा। वहाँ पे कहिएगा, ऐसे ही कहिएगा, सर बिहार बोर्ड का
फिजिक्स केमिस्ट्री का नोट्स चाहिए, इतना आप लिख देंगे, मैसेज कर देंगे, वहाँ से हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगा। वहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए स्कैनर दिया जाएगा। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट होता है व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा। जैसे ही आप सेंड करेंगे आपको जो PDF नोट्स है व्हाट्सएप पर आपके सेंड कर दिए जाएंगे। टाइपिंग नोट से बेहतरीन नोट्स आपको दिया जा रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।